नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। मैं हूं पंकज सुजीत बरुआ और आप देख रहे हैं ऑन एयर विद पंकज ओनली एट पेनुलस फिल्म कंपनी एट यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे लीडर जिन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं की बल्कि उल्लासनगर की पॉलिटिक्स का फेस ही बदल दिया। जब एक्सपीरियंस सिर्फ नंबर में नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी में भी दिखता हो तब लीडरशिप ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट क्रिएट करती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लीडर की जिनके पास 39 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और उनकी जर्नी भी 39 ईयर्स की रही है। समाज सेवा से लेकर हार्डकोर पॉलिटिक्स तक इनका सफ़र हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहा है, डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन एंड पब्लिक करेक्शन। उल्लासनगर जैसे कॉम्प्लेक्स शहर में जहां चैलेंजेस सिर्फ फाइल में नहीं गलियों में भी मिलती है, वहां लीडरशिप सिर्फ प्रोमिसेस में नहीं एक्शन से पहचानी जाती है। इसीलिए उन्हें आज ये कहा जाता है फेस ऑफ चेंज इन उल्लासनगर पॉलिटिक्स। तो स्वागत करते हैं हमारे शो में राजेश वद्रा जी का। वेलकम टू ऑन एयर विद पंकज। राजेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। आपने पहले कभी पॉडकास्ट किया है? नहीं, ये आपका फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है। इंटरव्यू तो काफ़ी की है, पॉडकास्ट नहीं किया जी। 39 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस है ये पॉलिटिक्स में, तो ये जर्नी बहुत आसान तो नहीं रही होगी, तो ये जर्नी के बारे में आप बताइए प्लीज़। जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 1985-86 से। उस समय पे शहर में दंगे हुए थे। एक ऑटो रिक्शा यूनियन लीडर का मर्डर हुआ था और म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव थे, वो पोस्टपोन हो गए और फिर शहर में दंगे चालू हो गए। उस समय पे मैं टीनेजर था, अराउंड 15-16 ईयर्स का। ओके। तो मुझे लगा कि मुझे मेरे लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी करनी है। तो इसके लिए उस टाइम पे मैंने पप्पू कालानी को ज्वाइन किया था। ओके, तो उन्होंने ऑफर दिया था या आप खुद से? नहीं, वो मेरे अंकल उनके काफ़ी करीब थे। ओके। कल्लूमल बाशोमल वद्रिया, ओके। वो मेरे मेंटर हैं, राजनीति में भी और बिजनेस में भी। दोनों चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई इन द अर्ली ईयर्स। देन जो सेफ्टी सिक्योरिटी करनी थी हमारे लोगों के प्रॉपर्टीज़ की, हमने की। फिर वापस मैं बिज़नेस में चला गया। क्या बिजनेस था आपका? उस समय पे मेरे अंकल, मेरे फादर एक्चुअली और ग्रैंडफादर का मिठाई का दुकान हुआ करता था सीरू चौक पर। ओके। बेसिकली दुकान वो था काशोमल मिठाई वाला के नाम पे। अच्छा। बाद में मेरे ग्रैंडफादर और उनके भांजे जी। काशोमल वो आपस में सेपरेट हुए। ओके। देन हमारा ब्रांड नेम हुआ बाशोमल। ओके। और उस समय पे हमारा सीरू चौक पे मिठाई के दुकान हुआ करते थे। और मेरे अंकल जो थे वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, तो मैंने उनको ज्वाइन किया। तो बाद में मैं सिविल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हो गया। तो 15-16 साल की उम्र में ही आपने पप्पू कलानी को ज्वाइन किया? यस। जी। तो वो कैसे एक्सपीरियंस था वहाँ पे जब आप गए? तो वो तो नया था ये पॉलिटिक्स ऑब्वियसली। मुझे पॉलिटिक्स में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, मतलब वो इंटरेस्ट कैसे जागा आपके अंदर? एक थॉट प्रोसेस होता है, तो मेरे मन में वो एक थॉट रहता था कि मैं सोशल फील्ड में आऊँ। नगर सेवक बनने की उस टाइम पे कोई चाहत ना थी, ना ही मेरी कोई आइडिया थी कि नगर सेवक भी होता है कुछ। काम करते थे उस समय पे दादी पुतली लालवानी चुनाव में कैंडिडेट थी। उस समय पे हमने उनके पोस्टर्स लगवाए अपने हाथ से। सिंधी में असां उनखे खौण चवंदा आहियूं। अच्छा। तो वो लगा बना के हम लोग उसके पोस्टर्स लगाते थे। गम लगाते हैं पूरा गम, एकदम वो गम हम और बनाते पूरा थे, लगाते दीवारों में थे। चिपकाते हैं।
और मेरे अंकल मुझे कालानी महल में, उस समय पे परसम कालानी वाज प्रेसिडेंट, ओके। तो उनके घर पे हम जाते थे। वहाँ अर्ली इन द मॉर्निंग्स मीटिंग्स होती थी, तो वहाँ पर मेन 5-10 लोग बैठते थे कि किस तरह से चुनाव की रणनीति बनानी है। मैंने काफ़ी वहाँ ऑब्ज़र्व किया लोगों को, तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट हुआ कि भाई हाँ ठीक है, मुझे सोशल वर्क में आना है। ओके। देन आगे जाके कुछ सालों के बाद मुझे लगा कि ये सोशल काम जो है वो आपको बगैर राजनीति के हो नहीं सकता है। जब तक कोई अधिकारी आपकी बात सुनता नहीं है, तब तक आप लोगों के काम नहीं कर पाते हो। बेसिकली जब तक आप पावर में नहीं हो मैं तो वो पावर आप काम वर्ड नहीं कर सकते हो। मैं पावर वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। कैसा रहता है कि आपकी इतनी अ, ताकत होनी चाहिए कि आप अधिकारी को कोई काम बोलो पब्लिक का ही, तो वो काम हो। होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा सोचूं कि मेरा पहला काम क्या था, जी। तो मैं वहाँ रहता था बैरक नंबर 532 में, और बाद में हम लोग शिफ्ट हुए 33 में, 533। खेमानी में, नहीं, सिरू चौक पे। सीरू चौक में। तो वहाँ पानी का थोड़ा इशू था, तो लोगों ने मुझे बोला कि हमको एक बोरिंग करवा के दीजिए। कारपोरेशन में मैं गया, वहाँ वाटर सप्लाई के हमारे चेयरमैन थे, उनको मैंने कहा कि हमें एक इधर बोरिंग की ज़रूरत है। तो उन्होंने इमीडिएटली ऑफिसर को बुलाया और बोला इसके साथ में जाओ और ये जहाँ बोलता है वहाँ बोरिंग कर दो। तो फर्स्ट जो काम और उसमें मुझे जो कामयाबी मिली, मतलब बनने नेचुरल है, मेरे अंकल की वजह से जो पहचान बनी, जो एज अ कार्यकर्ता Contacts मेरा बने आपके काम जो। था, तो वो वहाँ से फर्स्ट मैंने वो बोरिंग करवाई बैरक 535 के ये बाहर। कब की बात है, ये कब की बात है? इट इज़ अराउंड 88-89। 88-89। ओके। उससे जो रिज़ल्ट मिलता है और लोगों का एप्रिसिएशन मिलता है, तो उससे हमें लगता है कि हाँ, हम और भी कुछ आगे कर सकते हैं। तो आपको एक मोटिव मिला कि हाँ मैं ये फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। यस। तो मैं समझना चाहता हूँ कि 15-16 साल में उम्र में आप अपनी फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आप ये फील्ड में आने में इंटरेस्टेड लिए। बाद में फिर आपको लगा कि नहीं, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। एम आई करेक्ट? मैं सिर्फ फैमिली की बात नहीं करूँगा, जी। क्योंकि उस समय पे सिक्योरिटी मुझे मेरे लोगों को देनी थी। मतलब जो मेरा घर है, हम पाड़ा बोलते हैं, वो जी पाड़े जी। को सेफ्टी देनी थी। तो वहाँ ओके। पर काफ़ी अटैक्स हो रहे, तो फिर तो आपको लगा कि हाँ मुझे फिर पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा टू इम्प्रूव मोर और टू सर्व मोर टू द सोसाइटी। यस। ठीक है। आपके मेंटोर कौन थे वो टाइम पे? नहीं, फर्स्ट तो मैंने आपको बताया मेरे जी अंकल, जिन्होंने मुझे आगे इंट्रोड्यूस किया। जी देन मैं कनेक्ट हुआ पप्पू कालानी से, जी। तो उनसे कनेक्ट हुआ तो काफ़ी बातें मैंने उनसे सीखी कि सोशल वर्क कितना इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में, कि सोशल वर्क करना चाहिए। और फिर पॉलिटिक्स तो ये लास्ट के इलेक्शन के 2-3 महीने ही होती है, और वो करनी भी वैसे ही चाहिए। तो उस तरह से मैंने उनसे काफ़ी बातें सीखी। कितने साल थे आप पप्पू कलानी के पास? इन एंड अराउंड 86 से उन्हें ज्वाइन किया। वो जेल में भी गए अराउंड 92 में। फिर भी जब भी उन्होंने इलेक्शन लड़ी, तो मैं उनका इलेक्शन एजेंट था। ओके। 2 बार उन्होंने जेल से इलेक्शन लड़ी और दोनों बार मैं उनका इलेक्शन एजेंट था। तो आई थिंक वो दोनों बार जीते थे वो। हाँ, दोनों बार जीते थे। जी। देन वो जेल में से बाहर आए अराउंड 2002। 2012 में कोणार्क विकास आघाड़ी बनी। कोणार्क विकास आघाड़ी को मैंने ज्वाइन किया और फिर
कोणार्क विकास आघाड़ी मर्ज हो गई कांग्रेस में। मैंने जो कोणार्क विकास आघाड़ी में प्रवेश किया विथ परमिशन ऑफ पप्पू कालानी। ओके। मतलब उनके और मेरे संबंध इतने थे कि मैं उनको बोल पाया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उन्होंने बहुत ग्रेसफुली आपको मोटिवेट किया, आपको बोला कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। यस। जी। जो कोणार्क विकास था ये किसके अंडर था? कोणार्क विकास आघाड़ी उस समय पे ऐसा महेश अग्रवाल जी और नंद जेठानी ने मिलके बनाई थी। मिलके बनाई थी, यस। हाँ, हालांकि वो बनाने में, रजिस्टर करने में मेरा एक अहम किरदार था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनके साथ, मतलब मैं बिजनेस में उनके साथ था, जी। लेकिन राजनीति में जुड़ूंगा मैंने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, मैंने उनको बनवा के दी, रजिस्टर करवा के दी। मैं उनका मेंबर भी नहीं था कभी, लेकिन सडनली जब भी उन्होंने फैसला लिया कि हमको कांग्रेस में मर्ज होना है, देन उन्होंने मुझसे चर्चा की कि आपको हमें ज्वाइन करना होगा। तो मेरा तो इतना पुराना रिलेशन है पप्पू कालानी के साथ। उन्होंने मुझे कहा कि देखो राजेश, हमारे पास कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है और ना पॉलिटिकल कोई ऐसा पर्सन है कि जो हम चुना के लोग लाएंगे, लेकिन उनको लीड कौन करेगा, उनको संभालेगा कौन? हम तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं। देन मुझे लगा कि हाँ, ये सही कह रहे हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी ऐसा करना सही रहेगा। देन मैंने पप्पू कालानी जी से इजाज़त मांगी, ये ओब्लाइज्ड। ओके। कौन से पहले पार्टीज हैं जो आप ज्वाइन हुए? ऐसे देखिए, वो फ्लो था, कैसा फ्लो था कि मैं पप्पू कालानी के साथ था। जी। वो कांग्रेस में थे तो मैं कांग्रेस में था। ओके। फिर जेल में गए तो कांग्रेस ने उनको निकाल दिया। फिर यूपी भी बनाई तो यूपीपी में मैं साथ में था। बाद में शरद पवार जी ने अपनी पार्टी बनाई एनसीपी, जी। तो उनके साथ मैं एनसीपी में चला गया। जी। देन मैं कोणार्क विकास आघाड़ी के साथ में कांग्रेस में हुआ। 5 साल फिर से कांग्रेस में थे, क्योंकि पहले भी कांग्रेस में थे, वापस कांग्रेस में आ गए। जी। फिर जिस समय पे मैं कांग्रेस में था तो उस समय पे ओमी कालानी की तरफ से मुझे मैसेज आया कि आप हमें ज्वाइन करो। ओके। तो थोड़ा वो भावनात्मक क्षण था। लेटर ऑन वो डिसीशन मेरा गलत साबित हुआ, लेकिन भावनाओं में आके मैंने ओमी कालानी को ज्वाइन किया। ओके। उनका कहना था कि आप पापा के एक तरह से माने हुए बेटे हो मन से, जी। और इस समय पे हमें लीड करने के लिए कोई भी सीनियर नहीं है, जी। तो आप आइए। उस समय आपकी पे ज़रूरत थी बेसिकली वहाँ पे? हाँ, बेसिकली उनको ज़रूरत थी, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मुझे उनको ज्वाइन करना चाहिए। तो बीजेपी में कैसे, कोई आपको अप्रोच किया या आपने खुद से उस समय पे ओमी कालानी ने एक डिसीजन लिया था कि हम सब लोग टीम ओमी कालानी के बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे। ओके। 2017 2017 में? 17 में। फिर आगे चल के स्टैंडिंग कमेटी का उनका मेरा कमिटमेंट था कि वो मुझे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बनाएंगे। लेटर ऑन जब भी वो समय पास में आया तो कहीं तो भी ओमी कालानी के मन में था कि वो अपनी धर्मपत्नी पंचम कालानी को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बनवावे। उस समय पे पंचम कालानी वाज मेयर। तो वो रविंद्र चौहान जी के पास गए, उन्होंने कहा कि सर मुझे ऐसा ऐसा पंचम कालानी को करना है। तो उन्होंने कहा कि आपकी कमिटमेंट तो राजेश वधरिया के साथ है और वो आपके परिवार के सदस्य जैसा है। तो ओमी कालानी के वर्ड्स थे कि हाँ, मेरे राजेश वधरिया जी मेरे पारिवारिक सदस्य के जैसे हैं, परिवार के सदस्य के जैसे हैं, लेकिन मुझे परिवार का सदस्य चाहिए। तो चौहान साहब ने उनको मना किया,
रीज़न ये था कि भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति को 2 पद नहीं देती है। तो मुझे जब भी ये मालूम पड़ा तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि उन्होंने अपनी कमिटमेंट फ़ेल की है। देन आई क्विट, देन आई जॉइन बीजेपी अराउंड 2019। तब से लेके अब तक आप बीजेपी में ही। यस। अगर मैं आपसे एक वर्ड में पूछना चाहूँ कि राजेश वद्रिया अगर पॉलिटिक्स में नहीं होते तो वो किस में होते? बिजनेस। कौन सा बिजनेस करते थे आप? नहीं, मैंने मेरे करियर में मल्टीपल बिजनेसेस किए हैं। शुरुआत मैंने सिविल कॉन्ट्रैक्टर से की। फैमिली की एक फूड प्रोडक्शन कंपनी थी, मैंने 1 साल उसको ज्वाइन किया। देन मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं था तो फिर से मैं सिविल कंस्ट्रक्शन में आ गया। जी। अभी भी बिजनेस चल रहे हैं आपके? हाँ, मैं बताता हूँ। तो फिर मैं आगे बिल्डर बन गया। बिल्डर के बाद हमने एक कंपनी बनाई, मोनार्च इंफ्रास्ट्रक्चर जी। प्राइवेट लिमिटेड। जी। वहाँ कुछ हम पार्टनर्स थे आपने। जी। ऑक्ट्रा कलेक्शन का हमने काम किया। देन आई आप ज्वाइन। कोणार्क में भी थे? देन आफ्टर दैट ये Okay. 2000 में और 2002 में फिर कोणार्क को ज्वाइन किया। ओके। फिर कोणार्क बैंक में मैं 2 टर्म डायरेक्टर रहा। ओके। कोणार्क के साथ ऑक्ट्रा कलेक्शन एजेंट, देन सैंड ड्रेजिंग वो काम किया, टोल्स के काम किए, एडवर्टाइजमेंट का मेरा काम है, आज तक है। 1 साल के लिए मैंने क्रैकर का बिज़नेस किया। अच्छा। देन मैंने मुंबई प्रीमियर लीग में एक टीम ली आपने? टीम लिया, थाने ईगल स्ट्राइकर्स। ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर ईगल वालों में? इंफ्रा के साथ में हाँ। मैंने आई वाज को ओनर अच्छा, ऑफ यू दैट आर द टीम। को ओनर ऑफ इट। ओके। यस। हाँ, बहुत सारे वेंचर्स किए हैं। आप इतने सारे बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स करते हो, कैसे आप टाइम निकालते हो? टाइम देखो, जिस समय पे आप किसी भी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से करते हो, वो फ्लो में सब हो जाता है। मैं जितना समय मेरे परिवार को देता हूँ, जितना समय मैं मेरे बिजनेस को देता हूँ, उतना समय मैं मेरे सोशल वर्क को देता हूँ। ऑलमोस्ट मैं दिन में 16 घंटे काम करता हूँ और मेरे वार्ड के लोगों से, अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे उम्मीदवारों से मैं आज भी 18 घंटा कनेक्ट रहता हूँ। और ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास आया हुआ एक भी कॉल मिस हो जाए। कॉल मिस हो गया तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उनको वापस कॉल करके कॉल बैक कर लेते कनेक्ट हो आप? करता हूँ। जी। तो जिस समय पे आप पूरे शिद्दत से काम करते हो तो थिंग्स इजी हो जाती हैं बहुत। देखिए, आप पूरी शिद्दत से कोई काम करो तो वो चीज़ें इजी हो जाती हैं, लेकिन आप उसको बोझा समझ के करोगे, यार ये करना ही है मुझे, तो वो चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट होती जाती हैं आपके लिए, बोझा हो जाता है। तो मैं तो एंजॉय करता हूँ इन चीज़ों को। जैसे मेरे ऑडियंस को और बहुत सारे लोगों को ये भी पता करना होगा कि आपका रूटीन क्या है, सुबह से लेके शाम तक का रूटीन क्या है? मैं अभी मीटिंग्स ले रहा हूँ तो मैं एक सवाल लोगों से पूछता हूँ जी। कि आप सुबह को उठने के बाद क्या करते हो? तो कोई बोलता है मैं योगा करता हूँ, कोई बोलता है मैं वॉक करता हूँ, और महिलाएं बोलती हैं कि मैं पहले पहले चाय बनाती हूँ या मैं पानी भरती हूँ। तो मेरा सुबह से फर्स्ट जो काम होता है मेरा बेड छोड़ने के बाद, कि मेरे टीम को मैं एक्टिवेट करता हूँ कि मेरे वार्ड में पानी प्रॉपर टाइम पे मिले। जैसे ही मैं 8 बजे बेड छोड़ता हूँ, फर्स्ट कॉल मेरी टीम को जाता है। समझो बालकनी बारी टेकड़ी पे एक टाकी है,
या एक हम जिसको ओल्ड MBR बोलते हैं वो टाकी है, उसका स्टेटस क्या है, कितनी उसकी लेवल हुई है, और कभी तक वो हमें जो लेवल चाहिए वो लेवल तक होगी, पहुंचेगी। और कभी पानी हमें मिलेगा। देन फिर वो मैं मेरे वार्ड वालों को इन्फॉर्म करता हूँ मैसेजेस के द्वारा कि इस समय पे आपको पानी मिलेगा। ओके, सबको जाता है मैसेज। यस, लगभग 1000 लोग मेरे साथ मेरे वार्ड में मेरे ग्रुप्स पे जुड़े हुए हैं, उनको मैसेज जाता है। तो 1000 परिवारों को मेरा मैसेज जाता है सुबह को। तो जैसे ये एक पानी एक समस्या है, यहाँ किसी भी जो आपके वार्ड के समस्या होंगी उनको, वो कैसे आप तक लेके आते हैं? देखिए, एक टाइम था जब भी 2015 में बारिश नहीं हुई थी, उस समय पे पानी की बहुत तकलीफ थी। हफ्ते में 3 हमें पानी मिलता था, 3 दिन, सोमवार को, बुधवार को और शनिवार को। उस समय पे मैंने एक अपना टैंकर लिया, कुछ बोरिंग्स करवाई, कुछ टाकियाँ लगवाई, और अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग 4 बजे टाकी पे रुकते थे। मेरी टीम रुकती थी कि यहाँ से वाल्व खुला है, यहाँ पानी पहुँचा नहीं पहुँचा, यहाँ हमने 1 घंटा पानी दिया तो फिर ये वाल्व टर्न होगा, इस एरिया में आएगा, यहाँ पानी पहुँचा नहीं पहुँचा। मेरी पूरी टीम सुबह को 4 बजे से फील्ड पे होती थी। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ पानी नहीं मिलता था तो मैंने उस समय पे कमिश्नर हमारे हुए करते थे हेड़े, वो मेरे साथ 4 बजे मेरी एरिया में घूमे थे। ओके। हाँ, तो बहुत एक तकलीफ़ वाला समय था। तो ऐसे बोला जाता है ना कि ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, या आप यूं कहो कि एडवर्सिटी इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी बन गई। मैंने प्लान बनाया कि ये मुझे प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म करना है। तो 2015 से 2017 मैंने 2 ओवरहेड टैंक्स बनवाए। एक बालकंजी बाड़ी पे बनाया, 70 लाख लीटर का वो टैंक है, जी। और गोल मैदान पे बनवाया, वो है 20 लाख लीटर का। तो उतना सफिशिएंट होता है उतने एरिया के लिए? हाँ, सफिशेंट होता है और बहुत अच्छे प्रेशर से पानी मिलता है। सिर्फ उसमें एक इशू है अभी तक कि बालकंजी बाड़ी पे टोटल 16 वार्ड कनेक्टेड हैं टाकी से। कई वार्डों में अभी तक नेटवर्क का काम पूरा नहीं हुआ है। ओके। तो वो नेटवर्क का काम पूरा नहीं होने की वजह से मुझे बालकंजी बाड़ी टाकरी का पानी एक दिन छोड़ के एक दिन मिलता है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा ये रहेगा कि वो बाकी के वार्डों में मैं काम पूरा करवाऊं, जिसके बाद उन वार्डों को, मेरे वार्ड्स जो हैं, उनको डेली ब्लू लाइन से पानी मिले, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जी। 2017 इलेक्शन से पहले वो लाइन मैंने चालू करवा दी थी, एक्टिवेटेड हो गई थी, और आपके आज वार्ड में? तक मेरे वार्ड में, मतलब पहले मेरा पैनल नंबर 13 था। जी। तो नाना नानी गार्डन, महान अपार्टमेंट, बैरक 433 to 438, A95, A75 ब्लॉक्स वगैरह, ये जो सभी एरियाज थी, उन्हें पानी मैंने चालू करके दिया है जी। 2017 में। और आज तक वो पानी उनको उनसे मिलता आ रहा है, एंड अनइंटरप्टेड उनको पानी मिलता है, अच्छे प्रेशर से उन्हें पानी मिलता है। जी। हाँ, काफ़ी लोगों ने मोटर्स निकाल दी हैं, बगैर मोटर्स के उनको पानी मिलता है, लाइट का बिल बचता है लोगों को। पहले मोटर्स लगाए जाते क्योंकि हाँ, प्रेशर नहीं होता था। हाँ, तो काफ़ी हद तक मोटर्स निकल चुके हैं, सफिशेंट पानी मिलता है, प्रेशर में मिलता है। वो उस समय पे मैंने जो 2015 से 2017 मैंने जो संघर्ष किया, तो उसका फ्रूट मेरे लोगों को 2017 से लेकर आज तक मिलते आ रहा है, और आगे आने वाले 50 साल तक मिलेगा। तो जैसे ये ग्रुप बनता है, जैसे पैनल नंबर बनता है, तो ये आप डिसाइड करते हो मिलकर, या ये बन के ही आता है कि नहीं ये पैनल अभी ऐसे इस तरह से टेरिटरी जो बनता है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाती है ना। वो बनाते हैं? तो हाँ, उसमें वो फिर बनाते आपको, हैं। अगर जैसा आपका वो अभी पैनल नहीं है, अभी आपका पैनल नंबर कौन सा है? अभी मैं 2 पैनल से लड़ रहा हूँ। जी। पैनल नंबर 8 में मैं हूँ, जी। और पैनल नंबर 6 में मेरी बहू है, आयशा दरेन वदरिया। तो पैनल नंबर 8 कौन सा एरिया कवर करती है? पैनल नंबर 8 आप ऐसे लोगे तो नेहरू चौक से सीरी चौक, ओके।
सिरू चौक से डॉक्टर बसंत अनी का दवाखाना है, वहाँ जी। से अंदर एक रास्ता जाता है। हाँ। फिर नाले की बाउंड्री करके आप आ जाओ बेफिक्री दरबार तक। ओके। देन लेफ्ट टर्न देके आप बेफिक्री चौक से शक्ति कृपा आश्रम से होते हुए फिर तेग बहादुर कॉलोनी से होते फिर नानक जीरा चौक आइए, नानक जीरा चौक से स्टेप्स ऊपर चढ़िए, बालकनी बारी टेकरी, उसकी टाकी, उससे नीचे उतरिए तो वहाँ वडार कॉलोनी का चौक, और वडार कॉलोनी चौक से सामने अंदर जाइए, ईदनानी पाड़ा है, ईदनानी पाड़ा से वहाँ अंबरनाथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की दीवार है, वो दीवार से चल के आप आगे सुजीत चक्रवर्ती के ऑफिस तक आइए, वहाँ से आप बाहर आइए, फिर वहाँ से आप बाहर पंजाबी कॉलोनी चौक से थोड़ा नीचे आएंगे, फिर वहाँ से लेफ़्ट लेंगे केटी केयर हॉस्पिटल, केटी केयर हॉस्पिटल से वापस आप नेहरू चौक आइए। ये मेरे ओके। वार्ड की बाउंड्री है। वाह, बहुत आपका होमवर्क बहुत अच्छा किया हुआ है। मतलब इतना डिटेलिंग रास्ता, मतलब मुझे लगा आप गूगल मैप की तरह ही बता रहे हो मुझे। बहुत अच्छा आपने बताया, पूरा एकदम मैप अच्छी तरह बताया आपने। गूगल भी नहीं बताएगा, नहीं आपको बता एआई पाएगा, यूज़ करना पड़ेगा। एआई यूज़ करना पड़ेगा, ये आपने सही कहा। ये तो आपने बताया पैनल नंबर 8 के बारे में। पैनल नंबर 6? पैनल नंबर 6 में मेरा पहले पैनल नंबर जब भी 13 था, तो वही आप नेहरू चौक से चलेंगे तो सती भवन से अंदर की तरफ जाएंगे तो कला निवास है, कला निवास से लेफ़्ट लेके आगे सुनीता अपार्टमेंट से राइट लेंगे। ओके। इस तरह से आप आगे अराउंड एक गली है छोटी सी, वो ठकुर स्टूडियो तक जाती है। जी हाँ। इस तरह से फिर आगे लेफ़्ट लेके भवानी हेयर कटिंग सैलून है, उससे आप ऊपर जाएंगे बेवर जी। चौक से, ऐसे घूम के 2 नंबर ओटी डोलराम का दरबार है। पट्टा ढोलूराम दरबार का लेके, तो 2 नंबर ओटी से आके राणा ट्रेडिंग से वापस राणा का जो क्रेशर था पुराना, वहाँ से नीचे आके, जी। और फिर आप यहाँ से नीचे आके ये एरिया जो है वो थोड़ा ऐसा है, पैनल 6 और पैनल 7 में एकदम छोटी छोटी गलियाँ हैं। ओके। जैसे खेमानी स्कूल के पीछे वाले पट्टे से एक रास्ता अंदर जाता है, जी। रूहानी सत्संग पे आके मिलता है, वहाँ से आप वो भी पैनल अंदर 6 में आता आएंगे। है? हाँ, बालकनी बारी गेट पे, हम्म। बालकनी बारी गेट से फिर आप राइट से नीचे उतरेंगे जी। तो घनश्याम भाटिया का घर है, हाँ। उससे आप नीचे आएंगे कामगार हॉस्पिटल तक, कामगार हॉस्पिटल से पहले राइट लेंगे बाशाराम अपार्टमेंट से, तो वापस उसी नाले पे मिलेंगे और वहाँ सिरू चौक पे आएंगे, सिरू चौक से फिर लेफ़्ट लेंगे नेहरू चौक तक, नेहरू चौक से सती भवन। इस तरह से वो एक है वार्ड, पैनल है वो 6 पैनल नंबर। 6 है। यस। तो पैनल 8 से आप चुनाव में लड़ रहे हैं, और पैनल 6 से? 6 से मेरी बहू है जी। ऐशा दिरेन वद्रिया, जी। उनको भारतीय जनता पार्टी ने वो टिकट फीमेल दिया। वार्ड है बेसिकली, ऐसा यस, इट इज़ डिवाइड किया रिजर्व जाता फॉर फीमेल। है? यस, तभी आपकी यस। बहू जो है वो हाँ लड़ रहे हैं। हाँ। ओके। हाल ही में आई थिंक 3-4 महीने हो गए हैं, बीजेपी के काफ़ी बड़े अनुभवी लीडर्स जो थे वो बीजेपी को छोड़कर दूसरे पार्टीज में ज्वाइन हुए हैं। तो इसमें आपका क्या टेक है, क्या रीज़न होगा? देखिए, जो नेता बीजेपी को छोड़ के गए, जी। पार्टी ने उन लोगों को 4 बार 5 बार नगर सेवक बनाया। कार्यकर्ताओं की उसके पीछे अथक मेहनत रहती है एक नगर सेवक को चुनाने के लिए। फिर नगर सेवक चुनने के बाद उनको हमने स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनवाया, किसी को 4 बार, किसी को 1 बार, किसी को 2 बार डिप्टी मेयर, किसी को सभागृह नेता, किसी को हमने गट नेता बनाया, किसी को स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर्स दिए कई बार, किसी को हमने महाराष्ट्र प्रदेश की सिंधी साहित्य कला अकेडमी का कार्याध्यक्ष बनाया, जो कि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त की एक बड़ी पोस्ट होती है। ऐसे पोस्ट से हमने उनको नवाजा, उनको फैसिलिटेट किया। तो ऐसा कोई कारण हो नहीं सकता है कि वो पार्टी को छोड़ के गए। जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि एक रीज़न है कि उनको, उनमें से एक नेता को अपने भांजे के लिए या भाई के लड़के के लिए एक टिकट चाहिए था, जी। दूसरे एक नेता को
पहले 1 नंबर पैनल से हारे थे, बोलते थे मुझे 2 नंबर में शिफ्ट करो, और थोड़ी बहुत नाराज़गी रही होगी पार्टी में। इतने बहुत सारे लोग हैं, काम करते मेरा हैं, सवाल तो यही था, क्योंकि रूमर्स ऐसे कहा जाता है कि काफ़ी नाराज़गी थी और काफ़ी ऐसे आपके साथ शायद प्रॉब्लम्स थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये पार्टी छोड़ी। सिंधी में एक कहावत आ, जी। वेठी हुई रुसी आयस पेको न्यापो। तो थोड़ा बहुत मनमुटाव, थोड़ा बहुत नाराज़गी चलती है, और फिर जब भी उनको ऑफ़र आई, बहुत बड़ी ऑफ़र, जी। तो वो बहुत बड़ी ऑफ़र उन्होंने स्वीकार की और पार्टी छोड़ दी। जी। फिर ये तो तुमने कितने बहाने बना दिए, जाना था हमसे दूर। जब भी जाना दूर है तो बहाने बहुत हैं, लेकिन जो उनको बहुत बड़ी एक ऑफ़र मिली और उन्होंने वो स्वीकार कर ली, ओके। तो उसमें पार्टी की जो विचारधारा है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है इतने सालों की, उनको वो कुछ नज़र नहीं आया। आप बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को क्या ऑफ़र थी? वो समझ गए आपके ऑडियंस कि ऑफ़र तो क्या होती है। जी। ऑफ़र तो विटामिन एम ही होती है, और क्या होता है। जी। हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो उल्लासनगर के, तो उसमें आप किस नज़र से देखते हो ये सारे प्रॉब्लम्स को? जैसे कि अभी ब्रिज जो बना है रिसेंटली, तो उसमें ट्रैफिक्स बहुत हैं, तो उसके लिए सॉल्यूशंस क्या हैं? और जितने भी ट्रैफिक बढ़ते जा रहे हैं, अभी तो हमारे पास 2 ही एक रास्ता है जो यहाँ से वहाँ जाने के लिए, वहाँ से मतलब कल्याण से उल्लासनगर आने के लिए और उल्लासनगर से कल्याण जाने के लिए एक 2 मेन रास्ते हैं, जिसमें बहुत सारा ट्रैफिक होता है। तो इसको अगर आपको बोला जाए तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, एक शहाड़ है और एक वाल्दुनी ब्रिज है, ये जी, 2 ही रास्ते हैं 2 ही रास्ते हैं। जाने। तीसरा रास्ता है वो वो बहुत घूम के होता है। श्रीराम से जी, जाता है, वो घूम के जाता है। जी हाँ। अभी इसमें इशू क्या है कि बहुत सारे लोग उल्लासनगर से कल्याण शिफ्ट हुए हैं, लेकिन बिजनेस के लिए उल्लासनगर आते हैं, एग्ज़ैक्टली। तो वो शार्ड आरओबी को यूज़ करते हैं। अभी शार्ड आरओबी को हो गए 25-30 साल, तो बड़ नेचुरल है उनको रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। अभी रिपेयरिंग की तो 20 दिन तक ब्रिज बंद था। अब ये ब्रिज को जब भी रिपेयर करना है तो इसका एक प्रोसेस है। हम लोगों ने, आमदार कुमार आलानी ने कंटिन्यूस फॉलो किया। उसका टेंडर निकलेगा, टेंडर भी एनएचएआई निकालती है, फिर वो टेंडर मंजूर होगा, वर्क ऑर्डर होगा, देन काम चालू होता है। तो इस प्रोसेस में जब भी लोगों को लगता है कि ये काम हो रहा है, फिर 4 लेटर डाल देती है, ये काम होना चाहिए, फिर क्रेडिट लेती है। लेकिन एक्चुअली कोई भी काम करवाना इतना कठिन है, इतना मुश्किल है, उसको फॉलोअप लगता है। अभी ओवरऑल आप सीन देखोगे उल्लासनगर का, तो आप उल्लासनगर का सीन देखो कि ये जो सेंचुरी रेयान है, जी, यहाँ से लेकर कल्याण बदलापुर रोड, ये बीच का पट्टा जो है वो बहुत कंजेस्टेड है। तो इसको डीकंजेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग लगेगी। आपने रोड रास्ते बड़े कर दिए, वो उसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। जी, अभी कल्याण बदलापुर रोड बना, उसमें कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए, उन्होंने स्टे लाया, वो काम रुक गया। आज भी 15 लोगों का स्टे है, तो वहाँ पे काम अटका हुआ है और वो बॉटलनेक्स बन गई है, जिसके वजह से ट्रैफिक जाम होता है, जिसके वजह से वो जो काम हुआ है उसका आपको कई एरियाज में रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल इसको देखने के लिए पहला स्टेज होना चाहिए कि रास्ते थोड़े ब्रॉड होने चाहिए। जी, उसमें क्या होता है कि जब भी किसी का दुकान, किसी का मकान जाता है तो लोग एजिटेट करते हैं, नाराज़ होते हैं। अभी दोनों को आपको बैलेंस करना होगा कि लोगों का ज़्यादा नुकसान भी ना हो और रास्ते भी बड़े हों। वहाँ पे फ्लाईओवर का भी प्लान था, जो काफ़ी डिले होते जा रहा है आई गेस। फ्लाईओवर का जो प्लान है ना, वो मतलब हमने फ्लाईओवर नहीं, डबल फ्लाईओवर का प्लान दिया है उनको तो वो डिले क्यों हो रहा कि वहाँ पर देखिए, ये टेक्निकल इश्यूज़ है बहुत, जी। इसके लिए बहुत सारे फंड्स लगते हैं। है? ओके। पहले
MMRDA काम करती थी सिर्फ मुंबई में। जी। तो जब भी 2014 में देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये फैसला किया कि MMRDA जो है वो पूरे MMRDA रीजन के लिए काम करेगी, ना कि सिर्फ मुंबई के लिए काम करेगी। ओके। MMRDA के बाहर जो थाना जिला है और रायगढ़ जिले का कुछ पार्ट है, जिसमें ठाणे, कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर महानगर पालिकाएँ आती हैं, साथ में पनवेल महानगर पालिका आती है, मीरा भाईंदर आती है, वसई विरार महानगर पालिका आती है, अंबरनाथ और बदलापुर म्युनिसिपल काउंसिल आती है। जी। इतना बड़ा उनका एरिया है, इवन मुंबई कॉरपोरेशन भी उनकी एरिया में आता है। तो वहाँ बहुत सारे फंड्स लगते हैं। हमारा प्रपोजल ये है कि ये शांति नगर से साईं बाबा मंदिर फर्स्ट गेट तक एक डबल फ्लाईओवर बने, जैसे देवेंद्र फडणवीस जी ने नागपुर में बनवाया है। फर्स्ट जो फ्लाईओवर होगा वो ट्रैफिक के लिए होगा, मतलब व्हीकल्स के लिए होगा, और उसके ऊपर फिर मेट्रो चलेगी। ओके। ये हमारा प्रपोजल है। वो टेक्निकल इश्यूज हैं, तो वो उसके ऊपर एवेल्यूशन चालू है कि वो वैसा होना चाहिए। जैसे कल्याण तक कहा गया है कि स्मार्ट सिटी, व्हाई नॉट उल्लासनगर? ये सिर्फ एक टेक्निकल बात है कि ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में जिस समय पे स्मार्ट सिटी चुनने की बात थी तो उल्लासनगर को ज़्यादा मार्क्स मिले थे। उस समय पे हमारे पास कोई पॉलिटिकल ऐसा नेता नहीं था कि हमें वहाँ लेके जाके हमको स्मार्ट सिटी में जो स्कीम थी उसमें हमें आवाज़ उठाए, वहाँ पे आवाज़ उठा के हमको वो रिप्रेजेंट करे। प्रेजेंट करे। तो इसके लिए वो उल्लासनगर को ज़्यादा मार्क्स होते हुए भी वो स्कीम नहीं मिली, और वो कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिली। मेरा ये सवाल इसलिए पूछा मैंने आपको कि काफ़ी लोग हैं, जैसे कि ब्रिज बना था तो क्रेडिट लेने सब आ गए कि हमारी वजह से बना है, Obvious बट है वो ना। प्रॉब्लम सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। जैसे आपने बहुत सारे अच्छे सोल्यूशंस बताए अभी, ऐसे सामने आके सोल्यूशन कोई नहीं बता रहा है। बट आई होप कि इन फ्यूचर जैसे आपके अंडर चीज़ें होंगी तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ फास्ट ट्रैक में आ जाएंगी। डेफिनेटली अभी चुनाव है 15 जनवरी 2026 को, तो मैं लोगों से यही आह्वान करूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल को वोट दें। उससे हमारा महापौर जब भी बैठेगा तो आपको 3 इंजन की सरकार मिलेगी जी। एक मोदी जी की सरकार है सेंट्रल में, और स्टेट में देवेंद्र जी की सरकार है, करेक्ट, और तीसरा उल्लासनगर में बीजेपी में का भी हो महापौर जब भी होगा तभी आपको ये 3 इंजन मिलके आपको डेवलपमेंट दिखेगी। जी करेक्ट। अदरवाइज क्या आता है, आपने हमें अगर टूटा फूटा दिया, आधा अधूरा दिया, तो हम किसी ना किसी के साथ कोलिशन करेंगे। कोलिशन के बाद फिर उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, हमारे वार्डों में काम होना चाहिए, हमारे लोगों के काम होने चाहिए। तो ओवरऑल वो सिटीज़ का जो सिनेरियो है ना, वो कहीं ना कहीं उनके नज़रों से वो धूमिल हो जाता है। जी, स्मूथ वर्क के लिए एक ही अगर हो तो बहुत अच्छा। प्रायोरिटीज नहीं होती हैं। ओके। हमारी प्रायोरिटीज है कि हम ऑन द होल सिटी को डेवलप करना चाहते हैं। आपका ये इलेक्शन में मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो तो अभी हमारा काम चल रहा है, लेकिन जो विज़न है हमारा ऐसा है कि पहले तो पानी का इशू बहुत बड़ा है हमारे पास, समझो मैंने मेरे वार्ड में सॉल्व कर दिया है, बाकी और वार्ड्स हैं। साथ में हमने हमारा अपना पानी का स्रोत होना चाहिए। हम लोग उल्लास नदी के किनारे पे बसा हुआ उल्लासनगर है जी, तो वहाँ हम लोग MIDC से पानी लेते हैं। MIDC बहुत महंगा पानी देती है हमें, 8 रुपया पर 1000 लीटर्स की वो चार्जेस देती है। फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा खर्चा है, उसको मिला के बहुत महंगा पानी होता है वो। तो इसके लिए हमारा जब भी अपना सोर्स होगा, पानी तो वही है, वो साफ़ करके हमें देती है, मतलब बेचती है। जब भी हमारा अपना सोर्स होगा तो उसकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी। कॉस्टिंग कम होने से, और हमारा उद्देश्य अल्टीमेटली है 24/7 आपको पानी मिले। जो 24/7 पानी चाहिए तो हमें हमारे हाथ में अपना सिस्टम होना चाहिए, अपना पानी का स्रोत होना चाहिए। हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खुद का होगा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमने अभी 70, 75, 80% कर लिया है, 20% का काम चालू है। देन हम लोग उसको किस तरह से ऑपरेट करना है, तो हम 24/7
पानी दे सकती है। दे सकते हैं। दूसरा इशू है ट्रैफिक कंजेशन का, वो रोड्स बड़े होने चाहिए, रास्ते ख़राब है, ड्रेनेज का काम चालू है। ड्रेनेज का काम जैसे ही पूरा होगा तो इमिडिएटली रास्ते बनेंगे सीमेंट कंक्रीट के फिर से। तो ये ड्रेनेज का जो काम चल रहा है, तो वो तो पूरा उल्लासनगर में काम चल रहा है। जी, तो इसके साथ ही साथ जो रोड्स बड़े होने का काम भी साथ ही साथ में चलेगा? नहीं, दो अलग अलग इश्यूज हैं। जिस समय पे रास्ते की हमें मंजूरी मिलेगी जी, तो हम चाहेंगे कि रास्ते और थोड़े बड़े हों। बड़े हों। हाँ, और जैसे मैंने आपको कहा कि उसमें बैलेंस चाहिए, लोगों का ज़्यादा नुकसान ना हो और थोड़े रोड भी बड़े हो ब्रॉडर जाएं। होने चाहिए। तो इस तरह से वो एक हमारा माइंडसेट है। दूसरा, जो आज उल्लासनगर की 50% से ज़्यादा जनता झोपड़पट्टी में रहती है जी, और लगभग एक 75 बिल्डिंगें उल्लासनगर में गिर गई है या गिरा दी गई है महानगर पालिका द्वारा, डायलिपिलेटेड डेंजरस बोल के। जी, तो उन बिल्डिंगों को रीडेवलप करना है, साथ में झोपड़पट्टियों को फिर से हमको उनको अच्छे घर देने हैं। तो वो एरिया भी तो रीडेवलप हो सकता है। हाँ, वो उसी के ऊपर आ रहा हूँ मैं। इसमें हमने 3,387 हाउसेस की हमने प्रधानमंत्री आवास योजना एक सेंक्शन करवाई है और 723 करोड़ का टेंडर निकल गया है। उसका वर्क ऑर्डर इशू होना है, जो आचार संहिता ख़त्म होने के बाद होगा और इमिडिएटली वो काम चालू होगा। उससे क्या होगा, ये हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने पहले ही कहा है कि जिन लोगों के घर टूट गए हैं, गिरा दिए गए हैं, उनको भी इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। और जिस एरिया में वो बन रही है वहाँ के जो झोपड़पट्टी वाले हैं उनके पास घर में टॉयलेट्स नहीं है, उनके घर बहुत छोटे हैं, गलियाँ संकरी हैं, तो उनको ना फ्रेश एयर है, ना सनलाइट मिलती है और पब्लिक टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है। सुविधा अच्छी नहीं है। तो इसके लिए अभी उनको सेल्फ कंटेंट टॉयलेट मिलेगा, अटैच टॉयलेट जो आप और हम यूज़ करते हैं, जी, वो उनको मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार है। जी, तो इसके लिए पहला फेज़ जो है वो 3,387 घर बनेंगे। देन जो हमें वो झोपड़पट्टी वालों को हम जो घर देंगे तो वहाँ पर जो जगह खाली होगी फिर से रोटेशन वाइज हम लोग वहाँ पर और फिर प्रोजेक्ट कर डेवलपमेंट पाएंगे। करोगे आप। जी, यस, तो इसमें रोटेशन में हमारा ऐसा सोचना है मेरा कि ये 3,300 आए हैं और एक लगभग 7,000 घर और बनावे ये 5 सालों के अंदर, तो हम 10,000 घरों का टारगेट रखें। और प्रधानमंत्री आवास योजना में आप देखो कि 17,11,000 रुपये में घर दे रहे हैं, जिसमें 3 लाख की सब्सिडी है ओके, और 450 से स्क्वायर फीट की वो एरिया है और साथ में आपको जिम, गार्डन, प्लेग्राउंड और स्कूल्स और हवा, रोशनी, सभी सुविधाओं के साथ जो सुविधा आप किसी भी एक अच्छे प्रोजेक्ट में देखते हैं कि ये जी, अच्छी सुविधाओं के साथ ये प्रोजेक्ट में लोग रह रहे हैं, वैसी सुविधाएं हम इनको देंगे। तो ये प्रोजेक्ट चालू कब होगा? इमीडिएट इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि ये आचार संहिता लग गई तो उनका वर्क ऑर्डर हम लोग दे नहीं पाए। वर्क ऑर्डर दे के हम लोग इमीडिएटली वो प्रोजेक्ट चालू करवाएंगे। तो उनको झोपड़पट्टी वालों को और जो हमारे बिल्डिंग्स गिरने की वजह से बेघर है हमारे लोग हो गए, उनको उसमें अकोमोडेट करना है जी, और फिर बाद में और जो जगह हमें खाली मिलेगी फिर उसके ऊपर करना है। और भी हम लोग प्लॉट्स ढूंढ रहे हैं कि ऐसे कौन से महानगर पालिका के या स्टेट गवर्नमेंट के पास प्लॉट्स पड़े हैं जिनका हम लोग उपयोग प्रधानमंत्री आवास योजना में कर पाए। यस, बहुत अच्छा प्लान है ये आपका, बहुत अच्छा प्लान है और आई थिंक काफ़ी आम आदमी के लिए ये राहत भी देगा और हमारी सिटी डेवलप भी होगी। ये सिटी को डीकंजेस्ट करना है। जी, आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारी किसी भी दिन 10 लाख हमारे शहर में लोग रहते हैं, 5 लाख रहते हैं ऑफिशियली और 5 लाख फ्लोटिंग पॉपुलेशन आ जाती है दिन में काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए। ओके, तो 10 लाख लोग 13 स्क्वायर किलोमीटर में देखेंगे आप
तो 42,000 पीपल इन पर स्क्वायर किलोमीटर में जिस समय पे रहते हैं, तो ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डबल देन धारावी। ओ, आज धारावी की जो पॉपुलेशन है वो 22,000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, हम उससे डबल में चल रहे हैं। आप गूगल करके देख लीजिए, आपको हाईएस्ट इन द वर्ल्ड मनीला मिलेगी, 42,000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस हालात में हम लोग रह रहे हैं, तो इसे सिटी को हमें डीकंजेस्ट करना पड़ेगा। अनप्लान्ड तरीके से सिटी बना है, इलीगल बिल्डिंग्स बन गई हैं, जिसको जहां मौका मिला है वहां उन्होंने घर बना दिए हैं, झोपड़पट्टी बन गई है। ये सबको सिस्टमेटिकली तरीके से डीकंजेस्ट करना होगा। एफएसआई को भी उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, जगह ही नहीं एफएसआई तो छोड़ा है। हमने लाई है, एफएसआई इतनी लाई है कि कोई यूज़ करे तो बहुत है, क्योंकि benefit हमने हो उनको जाएगी। एफएसआई दी है, 4 एफएसआई आपने यूज़ की है, जी, उसके ऊपर प्लस 60% जो एफएसआई है वो एंसिलरी एफएसआई हम लोग बोलते हैं उसको, जी। टीडीआर वगैरह ये वो मिला के वो तो सब मिला के आपको अलग हो जाएगा। 6.4 एफएसआई मिलेगी, और क्या चाहिए? मोर देन इट, हाँ, मोर हाँ, देन। बहुत है, बहुत है। तो बहुत एफएसआई है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, छोटे प्लॉट में वो आप एफएसआई यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको 2-3-4 बिल्डिंग मिला के एक क्लस्टर बनाना होगा, जी वो हाँ। क्लस्टर वाइज डेवलपमेंट होगा, तभी डेवलपमेंट होगा, उतने जगह तभी छोड़ पाएंगे, डेवलपमेंट रोड्स होगा। बड़े हो पाएंगे। आपको थोड़ा बहुत अपना ये सोचना छोड़ना पड़ेगा, ये मेरा बिल्डिंग, आप सिर्फ मेरा बिल्डिंग। जब भी मैं रीडेवलपमेंट के लिए किसी के साथ मीटिंग करता हूँ तो मैंने देखा है उनकी एक मानसिकता है कि ये हमारी बिल्डिंग है, इसको ही रीडेवलप करो और इसी जगह पे करो, और तो उसके वजह से वो बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा, और नहीं बड़ा होगा। प्रोजेक्ट नहीं होगा तो शहर डीकंजेस्ट होगा नहीं। करेक्ट है, खुलापन आएगा ही नहीं। हाँ, यस। जैसे उल्लासनगर शहर में क्राइम बहुत होते हैं, इसमें आपका टेक क्या है? देखिए, इसमें हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हम कभी क्राइम को या क्रिमिनल्स को हम टॉलरेट नहीं करते हैं। अगर कहीं क्राइम होता है तो इमिडिएटली उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आरोप है, जिसने ऐसा कुछ किया है, इमिडिएटली उसके ऊपर जो है वो लीगल एक्शन होना चाहिए। कितने केसेस आते हैं आपके पास? मेरे पास तो कई केसेस आते हैं, कुछ उसमें आपस के डिस्प्यूट्स रहते हैं जो, और कुछ लोग हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं जो जो अक्सर ऐसे किसी पाड़े में, किसी एरियाज में दादागिरी करते रहते हैं अपने ग्रुप्स बना के। तो हम चाहते हैं कि पुलिस उनके ऊपर एज़ पर लॉ कार्रवाई करे। आप कैसे हैंडल करते हो इनको? तो पुलिस हैंडल करेगी, मैं हैंडल क्या करूँगा? मैं तो पुलिस को कहता हूँ कि ये उनको मेरी यही आग्रह रहता है हमेशा कि आप इनके ऊपर एज़ पर कानून से आप उनके कार्रवाई करो। और फिर हमारा ये भी उनको कहना रहता है कि जिन लोगों के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा अपराध हैं, उन्हें तड़ीपार करो, ओके, और जिसके ऊपर ज़्यादा गुनाह हैं उसको एमपीडीए में बंद करो। ओके। तो ये कार्रवाई निरंतर चलती रहती है, और ये हम लोग चाहते हैं कि ऐसे कार्रवाई पुलिस करे, और उसके कोई भी उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की वजह से आप देखेंगे कि जो उल्लासनगर में पहले आप सुनते थे गैंग्स, जी, वो गैंग्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहे हैं और ख़त्म होंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले रविंद्र चौहान जी आए थे टाउन हॉल में, कार्यकर्ताओं का मेड़ावा था, तो उन्होंने वहाँ भी एक नारा दिया था कि हमें गुंडागर्दी को ख़त्म करना है। जी हाँ। मैं आपको स्टॉप करूंगा इसमें। आप पहले हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि रविंद्र चौहान जी है कौन? रविंद्र चौहान जी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के। बट नेचुरल भारतीय जनता पार्टी के जी, अध्यक्ष हैं। मेरे लिए एक फादर फिगर हैं। ओके, फादर फिगर यूँ कहूँगा कि इन माई टीनेज मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करता था स्कूल में,
उस टाइम पे मेरे घर वालों को बहुत कंप्लेंट्स मिलती थी मेरी, तो वो हमेशा मुझे संभालते थे, समझाते थे कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो नाउ अ डेज़ मेरी सभी कंप्लेंट्स उनके पास जाती हैं। अच्छा। तो वो मुझे हमेशा समझाते हैं कि तुम सर पे बर्फ़ रखो और मुंह पे चाशनी होनी चाहिए। ओके। तो इस तरह से तुम्हें वो हैंडल करना है। और ठीक है, मैंने 8 महीने हुए हैं मुझे, लगभग 9 महीने। मैंने काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया है, लेकिन फिर भी कंप्लेंट्स तो उनके पास जाती हैं, वो जाती है। काफ़ी संभालती है मुझे। ओके। और फिर एक मार्गदर्शन भी करते हैं कि जब भी कोई ऐसी टिपिकल सिचुएशन आती है तो उनको मैं कॉल करता हूँ कि ये सिचुएशन में मैं क्या करूँ। देन इमिडिएटली वो मेरा मार्गदर्शन करते हैं कि इसको, सिचुएशन को इस तरह से तुम टैकल करो। जी। अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में बहुत सारी इश्यूज आते हैं, जी हाँ। तो मैं रात को 2 बजे भी उनको कॉल करता हूँ, सुबह को 7 बजे भी कॉल करता हूँ, तो अवेलेबल रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गाइडेंस तो चाहिए रहता ना। देखिए, गाइडेंस भी है और मेरे लिए वो इंस्ट्रक्शंस भी हैं ओके। कि जो मैं समझो सोच रहा हूँ कि ये डिसीजन लूँ, कल मेरा डिसीजन पार्टी पॉलिसी के विरोध ना हो जावे, तो वो मुझे देखना है। और दूसरा कि पार्टी के इम्प्रूवमेंट के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो होना चाहिए। जी। जिससे अभी ये इलेक्शन में बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, तो वो उनकी लीडरशिप थी जो हमें हमेशा मोटिवेट करती थी कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार को आप बढ़ाओ, उसको बड़ा करो। मेरे हिसाब से हमने बहुत साल हो गए कि हमने, जब से कोalition की पॉलिटिक्स उल्लासनगर में चालू हुई, तो तब से हमने 78 से 78 कैंडिडेट्स कभी खड़े नहीं किए। ये उनकी अध्यक्षता में आज हम लोग 78 से 78 कैंडिडेट्स खड़े कर पाए हैं। अभी 7 तारीख को हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं हमारे शहर में, तो आप उनके सामने क्या डिमांड्स रखेंगे जो हमारे शहर के लिए बेनिफिट होगा? कैसा होता है कि वो 7 तारीख में थोड़ा समय है, थॉट प्रोसेस चालू है, कंसल्टेशन चालू है कि हम उनसे ऐसा क्या प्लान उनके सामने रखें कि जो वो इस शहर में दे और इस शहर का एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इस सिटी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसके लिए मेरी वर्किंग चालू है। तो एक मेट्रो तो उन्होंने हमारे को सैंक्शन करके दी है, ओके। मेट्रो 5, हम्म। जो वडाला से होते हुए थाना, भिवंडी, कल्याण और देन उल्लासनगर, ओके। ये इस तरह से आ रही है। और हम चाहते हैं कि मेट्रो 14 भी हमें ज्वाइंट हो, जो कि कांजूर मार्ग से शीलफाटा होते हुए बदलापुर आ रही है। जी हाँ। तो मेरा उनको निवेदन रहेगा कि वो बदलापुर से अंबरनाथ और उल्लासनगर तक आ जाए। तो हमें अगर 2 मेट्रो का कनेक्टिंग मिलती है, 2 कनेक्टिविटी मिल जाएगी। हाँ, तो इस तरफ से आप चलेंगे तो आपको कल्याण, भिवंडी, थाना, वडाला और यही वडाला से आगे CST तक जाने वाली है, जी। कोलाबा तक। देन ये जो है कांजूर मार्ग तक तो है फिलहाल, आगे उसका कुछ ना कुछ तो एक्सपांशन होगा। होगा ही। हाँ, इस तरफ से हम लोग नवी मुंबई को टच कर रहे हैं, शीलफाटा को हम लोग टच कर रहे हैं, कल्याण, डोंबिवली, इसको हम कनेक्ट हो रहे हैं। और दोनों तरफ से हम cover दोनों कर तरफ लेंगे। से इस जी तरफ हाँ, से जी हो हाँ, रहा है। जी तो मेरा निवेदन उन्हें ये रहेगा कि हमें मेट्रो 14 भी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ओके। और वो इनके लीडरशिप में ही पॉसिबल है। उनको आजकल लोग जो है मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर मैन करके संबोधित करती है। हाँ। तो उन्होंने मुंबई में इतने बड़े बड़े अभी टनल्स चालू किए हैं बनाना। कुछ जी हाँ। टनल्स तो 2-3 रेडी हैं, लेकिन इतने टनल्स का अभी नेटवर्क बिछाया जा रहा है कि आपको MMR रीजन में कहीं भी
आप 59 मिनट्स में पहुंच सकते हो। जैसे एक उल्लासनगर से 7 किलोमीटर पे बड़ौदा JNPT एक्सप्रेसवे का काम जी। चालू है, वो 2026 में हो जाएगा। हाँ। तो रायता तक जाएंगे, रायता से वो हम कनेक्ट करेंगे, उससे आप समृद्धि को कनेक्ट कर समृद्धि को सकते कनेक्ट हो। हो जाएगा, यस। समृद्धि से आप आगे चले गए तो आप भिवंडी चले गए, वाड़ा चले गए और फिर आगे गुजरात चले गए। देन इस तरफ से आप बदलापुर को कनेक्ट कर रहे हो और अटल सेतु तक जाएंगे आप वो न्यू 20 एयरपोर्ट मिनट तक। पे न्यू एयरपोर्ट पे जा सकते हो। देन 20 मिनट पे आप अटल सेतु पे गए, 20 मिनट से आप मुंबई पहुंच मुंबई गए, पहुंच जाएंगे। तो 40 मिनट्स में आप मुंबई पहुंच रहे हो। जी जी जी। और फिर वो एक जहाँ पे अभी ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे ख़त्म होता है, जी हाँ। वहाँ से एक टनल की प्लानिंग है, वो ओके। डायरेक्ट आपको कोलाबा तक पहुँचाएगी। ओह। तो इस तरह से ये जो नेटवर्क बन रहा है, अभी लोगों को क्या लगता होगा कि ये मुंबई में काम हो रहा है, ये मुंबई में काम नहीं हो रहा है, हमें भी इसका फायदा वी होगा। आल्सो पार्ट ऑफ इट। यस, तो मैंने आपको कहा कि ये MMR में काम हो रहे हैं जी हाँ। और MMR में और काम होंगे। जैसे कल्याण से करजत, कल्याण से कसारा, अभी 2 ट्रैक हैं, उसको डबल कर रहे हैं, 4 ट्रैक। तो 4 ट्रैक में क्या होगा कि लोकल की संख्या बढ़ जाएगी और 15 डिब्बों की लोकल्स आ रही है, जिसका ऑर्डर दिया है। दूसरा इम्प्रूवमेंट उन्होंने किया है, MUIP MUTP 2 प्लान्स हैं बड़े, जिसके तहत से एयर कंडीशन से लोकल ट्रेन्स बिगर बाड़ा बढ़ाए वो दे रहे हमें। जैसे मेट्रो AC है ना, तो हाँ, वैसे लोकल ट्रेन भी AC आ रही है। यस यस यस, वो तो अभी कुछ कुछ रनिंग भी है। AC रनिंग है लेकिन वो महंगी है। महंगी है। अभी उसको सेम AC गाड़ियाँ सेम सेकंड क्लास के भाड़े में ओके। दे रहे हैं। तो सेम भाड़े में अगर हमको मिल रहा है तो इससे बेटर हमें क्या चाहिए। और अगर हमारी 4 लाइन्स अभी पूरी हो गई, काम चालू है, आप अगर कभी करजत से आएंगे इस तरफ या कल्याण से आप करजत के तरफ जाएंगे, आपको दोनों तरफ से काम चालू है। काम चालू है वो मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, मेल है और जो गुड्स उनको ट्रेनें एक हैं, सेपरेट लाइन वो हो उनको जाएगा। सेपरेट लाइन मिल जाएगी और हमें लोकल्स के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड लाइन मिल जाएगी। हाँ, फिर हम लोग एक्स्ट्रा लोकल्स भी डाल सकते हैं हाँ, ये एक्स्ट्रा लोकल डाल सकते हैं और 15 डब्बों की जो लोकल्स आ रही हैं, जी। उससे और थोड़ा क्राउड मैनेजमेंट भी हो जाएगा। क्राउड मैनेजमेंट हो जाएगा। करेक्ट। तो ये बहुत बड़ी लेवल पे इंफ्रा का डेवलपमेंट चालू है। और मेरे को लगता है ये हमारे मुख्यमंत्री पॉसिबल कर सकते हैं। नहीं, उनकी विजन है। जी। अभी उन्होंने पालघर में मोदी जी ने एक, जिसको आप क्या कहेंगे, बंदरगाह कहते हैं वर्ड, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मतलब डॉक। डॉक, वो बना रहे हैं। वो प्रोजेक्ट है 70,000 करोड़ का ओह। और वो सभी से कनेक्टेड होगा। जितने भी मेजर हाईवे हैं, जितनी भी मेजर ट्रेन रूट हैं, सबसे कनेक्ट होगा। और वहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। जी हाँ। अभी जैसे ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मोदी जी के नवी मुंबई के प्रोग्राम में गया था कि उन्होंने अभी अभी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन लोकार्पण किया। तो यही प्रोजेक्ट 8 साल पहले मैं भूमि पूजन पे गया था और 8 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया और लोगों को उसकी सुविधा मिल रही है। तो 8 साल में और मेट्रो 3 जो कोलाबा से लेकर सीप्स तक है, एयरपोर्ट के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर रही है। तो ये 30,000 करोड़ का मेट्रो 3 और 10,000 करोड़ का फेस 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई का 8 साल में पूरा करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी और देवेंद्र जी तो ये कहते हैं कि भाई ये 8 साल भी क्यों लगा, क्योंकि ठीक है उद्धव ठाकरे की सरकार आई, उन्होंने हमारे सभी प्रोजेक्ट्स को रोक दिया, स्टे लगा दिया। तो स्टे लगा दिया तो ये पर्यावरण का नाम लेके आड़े मिर कॉलोनी में छोटा मोटा आंदोलन किया, उनका उन्होंने स्टे दे दिया। तो 2.5 साल तक हमारे प्रोजेक्ट्स बंद थे। जैसे ही उद्धव ठाकरे की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई तो हमने वो प्रोजेक्ट सभी फिर से चालू करवा दिए मुख्यमंत्री जी ने। और अभी तो उनका ये टारगेट है कि प्रोजेक्ट कोई भी 5 साल में पूरा नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट 3 साल में पूरे होने चाहिए। फास्ट ट्रैक में कर दिया सब। फास्ट ट्रैक सभी, जैसे अभी बड़ौदा JNPT पूरा होगा, अभी समृद्धि पूरा हो गया, अभी हम 3 घंटे में शिरडी पहुंच सकते हैं। जी हाँ। और औरंगाबाद 4.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, नागपुर 7 घंटे में पहुंच सकते हैं। अभी मैं कुंभ पे गया था तो कुंभ पे मुझे उल्लासनगर के कई दोस्त मिले
तो वो बता रहे थे कि हम तो फ्लाइट महंगी हो गई है, ट्रेन में बाय टिकट रोड आ नहीं है, गए। हम लोग बाय रोड आ गए हैं। समृद्धि में से हम लोग 7 घंटे में नागपुर पहुंच गए, वहाँ से रायपुर कटनी इधर से होते हुए हम मतलब बहुत थोड़े समय में 8 घंटे 10 घंटे शायद 12 घंटे में वो लोग वहाँ तक आए थे। तो ये ईजी है, मोदी जी ने ऐसा ट्रांसफ़र कर दिया। आप देखो कि ट्रेन्स इम्प्रूवमेंट हो रही है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रोड नेटवर्क बड़ा हो रहा है और नए बंदरगाह बन रहे हैं। ये इतना बड़े प्रोजेक्ट्स इतनी बड़ी लेवल पे चालू है कि आज हमारी जीडीपी इतनी बढ़ गई है कि हम लोग दुनिया में चौथे नंबर की इकानमी बने हैं और कुछ सालों में हम तीसरे नंबर पे होंगे। और जो इम्प्रूवमेंट है, जो डेवलपमेंट है, वो लगभग 6.8 to 7 के करीब है। 7% से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो कि दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। इवन चाइना के पास भी उतनी डेवलपमेंट नहीं है। आज चाइना स्लो डाउन हो गया है, लेकिन हम स्लो डाउन नहीं हो रहे। अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप जो भी टैरिफ लगाने दो, उससे भी हम लोग स्लो डाउन नहीं हो रहे। तो ये मोदी जी की ताकत है जो देश को आगे बढ़ा रही है। तो उस गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में हम लोग डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे। तो इस तरह से काम कर रहे हैं मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी। साथ में हमारे जो अध्यक्ष हैं, और एक और बात मैं कहूँगा कि अभी जो म्युनिसिपल काउंसिल की चुनाव हुए जी, तो हमारे 3000 नगर सेवक चुन के आए और 120 जिला अध्यक्ष चुन के आए, मतलब प्रेसिडेंट चुन के आए। नगर पालिका में अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष चुन के आए। तो ये इससे पहले के टर्म में जब इलेक्शन हुई थी तो ये पहले 1500 नगर सेवक थे, अभी 3000 हो गए, और हमारे 60 अध्यक्ष थे वो 120 हो गए, मतलब डबल होते हैं। तो पब्लिक में भी एक इमेज हमारी बीजेपी की है, पब्लिक भी हमें वोट दे रही है। और ये सभी जो इलेक्शन की प्लानिंग है वो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में हुआ है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बीजेपी के लिए, और बीजेपी जिस तरह से बढ़ रही है। आपने बीच में सुना होगा कि केरला में जहां 98% क्रिश्चियंस हैं, वहां बीजेपी का महापौर बना। ओह, हर जगह पे एक्चुअली बीजेपी वो ग्रो हो ट्रस्ट रही है। फैक्टर आ रहा है बीजेपी के लिए, तो जहाँ पे ये कमल साइन दिखते हैं वो वहाँ पे वोट करना कमल प्रेफर साइन करते हैं। को कमल साइन को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं कि बीजेपी इज फॉर डेवलपमेंट, विकास। इसके लिए लोग पसंद कर रहे हैं कि ये विकास करने वाले लोग हैं, विकास करने वाली पार्टी है। जैसे ये लाडली बहन योजना है, जो हमारे शहरों की बहनों को काफ़ी अमाउंट मिलता है, जैसे 1500 रुपीज़ मिलता है उनको। क्या ये अमाउंट बढ़कर 2500 हो सकता है? जैसे हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो क्या हम उनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, अभी क्या है कि आजकल लाडली बहनों का बहुत क्रेज है। ये लाडली बहना उनको एक सम्मान निधि देती है 1500 रुपये हर महीने। मेरी बहनों को एक बहुत बड़ा एक ताकत देती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि मेरे प्रभाग में एक मेरी लाडली बहन है, वो साड़ी में फॉल लगाती है। जी, तो होता ये, उनके पास 4 साड़ीज़ आई, फिर उसके लिए मैचिंग कपड़ा लेने के लिए वो मैचिंग सेंटर में जाएगी, वहाँ से लेके आएगी, फिर उसको लगाएगी, फिर दुकान में देके आएगी वापस। उसका बहुत सारा समय जाता था इन बातों में। जिस दिन उसको पहली बार 4500 रुपये मिले लाडली बहना स्कीम के तहत, उन्होंने पहला काम ये किया कि वो मैचिंग सेंटर में गई, लाइट टू डार्क सभी कलर्स के वो फॉल लेके आई। अभी होता ये है कि फॉल्स लेके आई, कपड़ा उसके पास पड़ा है, जैसे ही उसके पास साड़ी आई उसको मैचिंग कपड़ा लगा दिया और वापस डिलीवर कर दिया। तो हमारे साथ महिलाएं बैठती हैं, चर्चा करती हैं, हम फीडबैक्स लेते हैं। बोलती थी, भैया मेरे 2 से 4 घंटे रोज़ के इसमें बच गए और मैं इससे डबल काम कर पाती हूँ और मैं अपने परिवार को ज़्यादा समय दे पाती हूँ। ये इतना ट्रांसफॉर्म कर रहा है सोसाइटी को लाडली बहना।
अभी ये सिर्फ लाडली बहना एक स्कीम नहीं है, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है। शुरुआत 2014 में मोदी जी ने कही जन धन योजना से। ओके। अभी उस टाइम पे ये था, मैं वार्ड में लोगों को इनिशिएट करता था, आप आओ जीरो बैलेंस अकाउंट खोलो, जन धन। बोला क्या होगा इसमें? मैं बोला इसमें आपको अकाउंट नहीं है आपका बैंक में, आपका बैंक में अकाउंट हो जाएगा। तो बोले हमारे पास पैसे ही नहीं है तो अकाउंट खोल के क्या करेंगे? अरे भाई सिर्फ जीरो बैलेंस है, आप खोल लो। कुछ लोगों ने खोले, कुछ लोगों ने नहीं खोले। देन टर्निंग पॉइंट उस समय पे आया कि कोरोना काल आ गया, और उस समय पे कैटेगरी वाइज लोगों को पैसे आना चालू हो गए। ओके। हाँ, 750 रुपीज़ टू 3000 रुपीज़, इस तरह से उनको डायरेक्ट पैसे आना चालू हो गए। दिल्ली से बैठा अधिकारी एक बटन दबाता है, वो बटन दबा से उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो बीच में जो दलाल हैं वो ख़त्म हो गए इससे। आपको याद होगा 1985 में राजीव गांधी यहाँ आए थे, मुंबई में उनका अधिवेशन था। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि मैं आपको 100 रुपये बेचता हूँ और आपके पास सिर्फ 15 पहुँचती है। तो 85 रुपीज़ वो पाइपलाइन में गुम हो जाते हैं। तो इसका मोदी जी ने जो निवारण किया, उसका रास्ता निकाला, ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट दे दो अकाउंट में। उसके बाद आज मेरे हिसाब से हर लाडले भाऊ को और हर लाडली बहन को जनधन अकाउंट है। तो जीरो बैलेंस होने की वजह से आपको अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ चार्जेस नहीं लग रहे हैं। और दूसरा एक स्कीम है जिसमें वृद्धपाल योजना है, 65 प्लस के लोग जिनको कोई संभालने वाला नहीं है उसको 3000 मिलते हैं। देन एक स्कीम है अभी उज्ज्वला योजना आई, उज्ज्वला 1, उज्ज्वला 2, जिसमें गैस कनेक्शन, गैस सिलेंडर और उसका रेगुलेटर पूरा कनेक्शन फ्री में मिला। पहले महिलाएं चूल्हा जलाती थी, उसका धुआं उनके अंदर जाता था, उनको बीमारी होती थी। अभी गैस में पॉल्यूशन नहीं है, वो उनको मिल गया। फिर गैस महंगी है, ऐसी ही हमने सरकार को बताया तो उन्होंने 3 सिलेंडर फ्री कर दिए, बाकी के ऊपर सब्सिडी दी। मोदी जी ने लोगों को आह्वान किया कि अगर आप गैस खरीद सकते हो तो अपना आप बेनिफिट छोड़ दो। लाखों करोड़ों लोगों ने अपना बेनिफिट छोड़ दिया। मैंने भी छोड़ा। थैंक यू। तो ये इस तरह की स्कीम्स हैं जो ऐसे बोलते थे किसी ज़माने में गरीबी हटाओ, तो ये सिर्फ एक नारा था। आज 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है फ्री में। ये स्कीम इस तरह से है जैसे महात्मा जीवन फुले एक स्कीम है मेडिकल इंश्योरेंस की जी, या आयुष्मान भारत स्कीम है। फिर आयुष्मान भारत का एक और वर्जन आया कि जो बुजुर्ग हमारे 70 प्लस हैं उनको आयुष्मान कार्ड अलग से मिलेगा। आयुष्मान कार्ड 5 लाख का ये है कि आपको पूरे परिवार को मिलेगा, करेक्ट। लेकिन 70 प्लस वालों को फिर अलग से 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। तो इसके लिए वो आप इंडिविजुअल मिलेगा। तो आप देखेंगे फिर हमने क्या किया, उल्लासनगर महानगर पालिका ने कोरोना काल में जैसे हमने देखा कि हॉस्पिटल की तकलीफ है, हमें एंटलिया में एक कमर्शियल स्ट्रक्चर मिला था, हमने उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ हॉस्पिटल खुल गई। आज उसी योजना के तहत लोगों के फ्री में इलाज हो रहे हैं, फ्री में ऑपरेशंस हो रहे हैं, यहाँ तक कि बाईपास सर्जरी हम लोग फ्री में कर रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें, अभी कैसा होता था पहले आप बीमार पड़ गए तो अभी समझो आप गरीब हो गए, इतना खर्चा आप बेयर नहीं कर पाते हो। आज इन स्कीम्स के वजह से छोटे से छोटा जो हर्निया का भी ऑपरेशन है वो फ्री में हो रहा है, तो बड़े से बड़ा इलाज कर सकते हैं। इलाज में आज बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं ना, तो उसके लिए ये स्कीम है। अभी जो यूपीआई आया, आप पेमेंट एक क्लिक से कर सकते हो। तो जर्मनी के एम्बेसडर आए वो देखने के लिए, मैं 20 रुपए की सब्जी खरीद रहा हूँ तो कैसे पेमेंट हो रही है, उसका रिप्लिकेट वहाँ हो रहा है, हर जगह पे उसको रिप्लिकेट किया जा रहा है। तो ऐसी स्कीम्स है। यूपीआई स्कीम हमारे कोरोना में बहुत आगे आई। जी हाँ, कैशलेस जो नोटबंदी से चालू हुई तो आज पीक पे है। और इतनी स्कीम्स हैं कि एट वन स्ट्रोक मुझे मतलब आपको बताना भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फिर स्कीम्स के लिए एक अलग से पॉडकास्ट लगेगा। नहीं, मगर ये ऑडियंस को ये ज़रूर बताओ कि
जो स्कीम्स है कैसे पता करें, वो लोग पता कैसे करें कि इतने सारे स्कीम्स हैं अवेलेबल? जैसे मुझे भी बहुत सारे स्कीम्स के बारे में नहीं पता, मैं आपको फ्रैंकली बोलूँगा, ऐसे ये मतलब नहीं कि मैं डम हूँ, बट कहाँ पता करें? कोई तो जगह होगा, या आपको कांटेक्ट करें या आपके वार्ड में आए, या कहाँ उनको जाना चाहिए जिन ये सारे स्कीम के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिले? इसमें एक वेबसाइट है और उसमें एक ऐप भी है, माई स्कीम पोर्टल। ये माई स्कीम पोर्टल में आप जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि मैं कौन सी स्कीम में एलिजिबल हूँ फ़ायदा कौन से लेने के कैटेगरी लिए, में बेसिकली? कौन सी स्कीम में, कौन सी कैटेगरी में भी। मैं अच्छा, ओके ओके। आप अपना जब भी उसमें सब डिटेल्स डालेंगे, एज वाइज, जेंडर, घर का पता, वो आपसे काफ़ी सवाल पूछेंगे। वो सवाल के पीछे आपको मालूम होगा कि आप कौन सी स्कीम्स में एलिजिबल हैं। ऐसे महा डीबीटी भी एक ऐप आता है जो महाराष्ट्र के लिए है। जो महाराष्ट्र में रहते हैं हमारे लोग, वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि हम कौन सी स्कीम में एलिजिबल हैं। और अदरवाइज़ मेरी ऑफिस में जो शेरावाली पैलेस झूलेलाल स्कूल के पास में वाइट हाउस के सामने है, वहाँ भी आके आप चेक कर सकते हो कि आप कौन सी स्कीम में एलिजिबल हो। तो हम आपको एलिजिबिलिटी भी बताएंगे और उसके प्रोसेस भी कर लेंगे और आपको उसका फ़ायदा भी दिलाएंगे। मतलब आप पूरी तरह से हेल्प कर लेंगे। कोई अगर ये डायरेक्टली जा नहीं पा रहा है पोर्टल में, हाँ। तो आपके पास भी आ जाए तो Yes. आप उनको गाइड कर देंगे? यस, करते हैं, हम लोग वैसे ही करते हैं। जी। और सिर्फ आपके व्यूअर्स के नॉलेज के लिए मैं ये बता रहा हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा, वो ये है कि काफ़ी लोग उल्लासनगर छोड़ के हमारे आसपास जैसे अंबरनाथ या कल्याण शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो एज अ बिल्डर, आप बिल्डर भी हैं, तो रियल स्टेट को कैसे, आप क्या विजन है आपका जो रियल स्टेट इतना अच्छा हो जाए ताकि जो गए हैं वो जाने नहीं चाहिए पहले, तो फिर भी अगर गए तो वो वापस आ जाए हमारे शहर में? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। एक है कि क्यों जा रहे हैं। जी। जैसे मैंने आपको कहा कि शहर बहुत कंजेस्ट हो गया है। हाँ। दूसरा इशू ये है कि पहले हम लोग, हमारी फैमिली उल्लासनगर में रह के पैसे कमाती थी। आज फैमिली बड़ी हो गई, ग्रो हो गई, हमारे बच्चे आईटी सेक्टर में टॉप में हैं, इंजीनियर में टॉप में हैं और बहुत सारी चीज़ों में टॉप में हैं। तो बट नेचुरल है उनको उल्लासनगर में वो अचीवमेंट करने को नहीं मिलेगी कि जो आपको मुंबई में या न्यूयॉर्क में या सिंगापुर में या दुबई में जाके मिलेगी। इसके लिए भी लोग वहाँ जा रहे हैं। एक रीज़न ये है कि आपको ग्रो करना है तो उल्लासनगर में आप लिमिटेड ग्रो कर सकते हो और आपको वहाँ जाके बिजनेस करना है। नहीं तो क्या होगा, वहाँ से यहाँ आने में 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के, 3 घंटे आने के, 3 घंटे जाने के। अभी वो नहीं, हर एक चाहता है कि मेरा ऑफिस और घर पास में हो, नज़दीक हो। ठीक है। सेकेंड जो इशू है कि शहर को डीकंजेस्ट करना होगा और डीकंजेस्ट करने के बाद में आपको ये लगेगा कि हाँ, यहाँ भी हम लोग अपनी ज़मीन के साथ, अपने रिश्तेदारों के पास में, अपने फैमिली के साथ में हम लोग यहाँ भी रह सकते हैं। जो वो 59 मिनट्स वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया आपको, तो आप फिर उल्लासनगर में रहो, आप 59 मिनट्स में एमएमआर रीजन में कहीं भी पहुँच सकते हो। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है किसी को ये ज़रूरत होगी। कोरोना काल में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कल्याण से उल्लासनगर वापस शिफ्ट हुए। जी। तो क्योंकि देखिए, हर सिटी का एक अपना कल्चर होता है, करेक्ट। एक अपनी सोच होती है, रहने करने का, उठने बैठने का, जागने का, सोने का एक समय होता है। उल्लासनगर वो 24 घंटे जागते रहता है। वो कहते हैं सिटी नेवर स्लीप्स, तो वो उल्लासनगर है। उल्लासनगर है, करेक्ट। आप कभी भी बाहर निकलो शहर में, आपको खाना नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जब भी निकलो, उल्लासनगर इज फेमस फॉर फूड, Yes. ऑब्वियसली। यस। तो बेसिकली मैं भी फूडी हूँ। हाँ। तो जब भी मैं आगरा में था तो नाइट में हम लोग राउंड लेते थे, तो हमें मालूम रहता था कि ये 4 बजे दुकान खुलेगा, इधर मुझे वड़ा पाव अच्छा मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे पावा अच्छा मिलेगा। हालांकि अभी मैं वेज हूँ, लेकिन उस समय की मैं बात बता रहा हूँ। सेम ईयर मैं भी वेज हूँ। यस। तो अभी इशू ये है कि आपको उल्लासनगर में इन एनी टाइम जो आपको खाना मिलेगा, फूड मिलेगा। अभी बच्चे नाइट शिफ्ट करके आ रहे हैं तो खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सभी सुविधाएं जो उल्लासनगर में है वो और कहीं नहीं है। यहाँ तक कि मैंने देखा है लोग कल्याण में रहते हैं,
गोल मैदान पे वॉक करने के लिए आते हैं, फिर यहाँ से नाश्ता वास्ता करके फिर कल्याण जाते हैं। तो ये कल्चर है, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसके लिए फिर उनको, मुझे लगता है कि उल्लासनगर वापस आएंगे। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अगले 5 सालों में हम उल्लासनगर को एक नए रूप में देखेंगे। क्या ये मैं उम्मीद रख सकता हूँ? डेफिनेटली। देखिए, इसके लिए जो देवेंद्र जी की विजन है, अभी कार्यकर्ताओं मेलावे में एक रविंद्र चौहान जी ने बात कही कि आपने जिस तरह से नागपुर को बनाया है, तो आप उल्लासनगर को दत्तक ले लीजिए और नागपुर जैसा बना दीजिए। ओके हम लोग सिंगापुर और शंघाई की बात नहीं कर रहे हैं जी। हमें उल्लासनगर के जैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नागपुर के जैसा चाहिए। ओके जो मैंने डबल डेकर ब्रिज की बात की, जी तो हाँ, वो जी वहाँ उन्होंने बनाई है। ओके। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हमें दें। तो अभी एक बढ़ते हमारे एक सेगमेंट में जो है रैपिड फायर राउंड। ये मैं फर्स्ट तो सीट बेल्ट मुझे टाइट करनी चाहिए। टाइट ये करनी बांध चाहिए, के। यस, क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट है मेरा एक पॉलिटिकल लीडर के साथ, तो ये रैपिड फायर मजा भी आएगा। दिस रैपिड फायर राउंड इज ब्रॉट टू यू बाय पंकज डांस हब। स्टार्ट करें सर? यस। ओके। डेवलपमेंट या पॉलिटिक्स? ऑलवेज डेवलपमेंट फर्स्ट, देन पॉलिटिक्स। ओके। विजन या एग्जीक्यूशन? देखिए, विजन एंड देन एग्जीक्यूशन, बोथ आर नेसेसरी। बोथ आर नेसेसरी। ओके। ग्राउंड वर्क या सोशल मीडिया? डेफिनेटली ग्राउंड वर्क। पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी? रेस्पॉन्सिबिलिटी इज मस्ट। मस्ट। ऑपोजिशन या क्रिटिसिज्म? पॉजिटिव अपोजिशन इज मस्ट इन द डेमोक्रेसी। ओके। मीटिंग्स या फील्ड विजिट? बोथ। बोथ। पॉलिसी या पीपल? पीपल। पीपल। लॉन्ग स्पीचेस या शॉर्ट एक्शन? शॉर्ट एक्शंस। ओह। पेशेंट या स्पीड? अगेन, पेशेंस या स्पीड? डेफिनेटली पेशेंस। ओके। रिस्क टेकिंग या सेफ प्ले? रिस्क टेकिंग। लीडर या लिसनर? लीडर। पास्ट या फ्यूचर? ऑलवेज फ्यूचर। ओके। मेट्रो या फ्लाईओवर? बोथ। बोथ। एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर? बोथ। बोथ। यूथ पावर या एक्सपीरियंस? I think youth power is necessary. They require experienced person to गाइड देम। guide them. ओह। ट्रांसपेरेंसी या स्ट्रेटेजी? Transparency. ओके। टीम वर्क या सोलो डिसीजंस? Teamwork. टीम वर्क। सिटी डेवलपमेंट या रीजनल पॉलिटिक्स? No, city development only. ओके। मीडिया और ग्राउंड फीडबैक? Ground feedback. ओके। गवर्नेंस या कैंपेनिंग? Governance. ओके। मॉर्निंग मीटिंग्स या नाइट प्लानिंग? Morning field visits जो मैं करता हूँ, then meetings तो हम कभी भी करते ही रहते हैं। और प्लानिंग भी आप कभी भी कर Planning सकते रात हो। को ही ओके, होती है। ओके। बुक्स या रियल लाइफ एक्सपीरियंस? Real life experience. जी। डिसिप्लिन या फ्लेक्सिबिलिटी? Discipline. वन टर्म इम्पैक्ट या लॉन्ग टर्म लेगेसी? One term जो आप कहते हो, तो एक टर्म के बाद सेकंड टर्म आता है, सेकंड टर्म के बाद थर्ड आता है, देन आदमी सोचता है कि मैं लीगेसी क्रिएट करके जाऊं। ओके। बट वो एक वन टर्म इम्पैक्ट ही लेगेसी भी क्रिएट करता दैट है। इज द फर्स्ट इम्पैक्ट, First फर्स्ट step. इंप्रेशन। ये एक्चुअली फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं उसको। ओके। चलो, लास्ट सवाल है मेरा ये आपके लिए। उल्लासनगर इन वन वर्ड? मुझे नहीं लगता है ऐसा पॉसिबल है। उल्लासनगर, मैंने आपको बताया कि हार्ड वर्किंग लोगों का शहर है। कल्याण कैंप हुआ करता था, फिर उल्लासनगर बना, फिर उल्लासनगर ग्रो हुआ, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुए, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। आज उसको हमको रीराइट करना है, हमें अपने आप को करेक्ट करना है। हम लीगल काम करें, लीगल बिल्डिंग्स बनाएं, लीगल प्रोजेक्ट्स बनाएं और कानून के दायरे में लेकर काम करें। आप कानून को टिकट फॉर ग्रांटेड करके नहीं चल सकते हो। आप अगर कानून की रेस्पेक्ट करोगे तो कानून आपका रेस्पेक्ट करेगा। मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा, आप
लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने, उसके दायरे में लेकर अपना जो है आगे का भविष्य सिक्योर करें। बहुत ही अच्छा रैपिड फायर था। अभी बहुत और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा कि आपका क्या मैसेज रहेगा जो हमारे जेनजी यूथ क्राउड है, क्योंकि अभी जो है सब जेनजी यूथ लोगों के लिए है, तो आपका क्या मैसेज रहेगा इनके लिए प्लीज़? जो हमारी जेनजी है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, स्टडी करती है और उसको ऑब्जर्व करती है और उसके बाद कोई एक्शन होता है उनके तरफ से। और ऐसा मैंने नहीं देखा है कहीं कि वो लोग ऐसे किसी ने उनको इंस्टिगेट कर दिया तो कुछ भी उन्होंने कर दिया, ऐसा बहुत कम होता है। तो जेनजी के लिए मेरा संदेश ये है कि पहले आप पढ़ो, एजुकेशन इज़ मस्ट, देन आप एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस के बाद आप ग्रो होगे और आप फ्लोरिश होगे। हमारे उल्लासनगर की जनता के लिए कोई मैसेज? आने वाले 15 जनवरी को उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। शहर की डेवलपमेंट के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशानी को बटन दबा के वोट करें और प्रो डेवलपमेंट को वोट करें। बहुत ही अच्छा मैसेज था आपका ये। अभी हम एंड में आ गए हैं हमारे पॉडकास्ट के, और ये हमारी प्रथा रही है, हम हर गेस्ट से ये पूछते हैं कि आपको मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस लगा, कि आपको मेरे बारे में बोलना है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था मेरे साथ, कैसे आपको लगा, मैं वो आपको बताना। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। जी। मुझे एक अलग एक्सपीरियंस मिला। आपने देखा होगा फ्लो में सेंटिमेंट्स आ गए, आप इमोशनल हो गए थे। इमोशनल हो गए। लेटर स्टेज पे मैंने अपने आप को संभाला। तो इतना इमोशनल मैं जनरली किसी इंटरव्यू में शायद नहीं होता होऊंगा, कभी भी ऐसा होता नहीं है मेरे साथ। ओके। तो ये पॉडकास्ट में एक एक्सपीरियंस है कि उस फ्लो में बहना भी अच्छा लगा और रुकना भी अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्यों? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय। ना